अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है लैग्रांज इक्वेशन देखेंगे फॉर अ सिंगल पार्टिकल मूविंग फ्रीली इन अ स्पेस। तो एक पार्टिकल जो स्पेस में फ्रीली मूव कर रहा है उस पे लैग्रांज इक्वेशन मुझे अप्लाई करके देखना है कि भाई क्या रिजल्ट्स आते हैं। आया वो रिजल्ट्स वही होंगे जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में आए थे। तो ये हमारा आज का बेसिक टॉपिक है। तो दो हिस्सों में मैं इस टॉपिक को देखूंगा। सिंगल पार्टिकल जो स्पेस में है, एक दफा मैं उसको लैग्रांज अप्लाई करूंगा यूजिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। फिर हम दूसरे हिस्से में पोलर कोऑर्डिनेट्स, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स की मदद से लैग्रांज अप्लाई करेंगे। तो ठीक होगी बात। दोनों के अंदर जाहिर सी बात है कोऑर्डिनेट का फर्क आ जाएगा, जिससे आपके पास जो उसको डील करने का तरीका है उसके लिए जो टूल है वो डिफरेंट हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं जनाब। सिंगल पार्टिकल इन अ स्पेस हम देखेंगे, लैग्रांज इक्वेशन हमने लगानी है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। हम पहले से देख रहे हैं कि फर्ज करते हैं एक सिंगल पार्टिकल जो स्पेस में मूव कर रहा है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। तो इसका मतलब उसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गया। वो एक्स एक्सिस की जानिब जा सकता है, वाई एक्सिस की जानिब जा सकता है, जेड एक्सिस की जानिब जा सकता है। मिनिमम इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं, जिसे हम डिस्क्राइब करते हैं ना कि जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट होते हैं, जो उसकी मुकम्मल मोशन को समझा सकें। तो मिनिमम 3 चाहिए मुझे। ठीक है। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट इसका अंदर जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है उतने ही जनरलाइज कोऑर्डिनेट होते हैं। तो मैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट मेंशन कर देता हूं Q1, Q2, Q3। तो अब हमारे पास इसका अंदर 3 कोऑर्डिनेट हैं, तो मुझे तीनों तरफ अलग अलग लैग्रांज इक्वेशन को देखना पड़ेगा। ठीक होगी बात। अच्छा, अब मैंने अपनी आसानी के लिए क्या समझा हुआ है कि Q1 को X समझ लो, Q2 को Y समझ लो, Q3 को Z समझ लो। ओके होगी बात। मैंने शुरू में समझा दिया कि Q1 जो कोऑर्डिनेट है वो से मैं X लेके चलूंगा, Q2 को Y लेके चलूंगा, Q3 को Z लेके चलूंगा, है वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल अगर मैं देखूंगा तो इसका ना 1/2 mv²। अब वेलोसिटी चूंकि वो स्पेस में है उसके 3 कंपोनेंट होंगे। तो हमने लिखा vx² vy² प्लस vz²। अब हम जानते हैं वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हमने x डॉट y डॉट z डॉट के कंसेप्ट से लिख दिया। ये वेलोसिटी ही है मगर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट के कंसेप्ट से लिखा गया यहाँ पे। अब जनाब आपके पास अगर हम बात करें जनरलाइज फोर्स की, कि जाहिर सी बात है अब वो मूव कर रहा है तो हम वहां पे जनरलाइज फोर्स का कंसेप्ट देखेंगे तो उसके भी 3 कंपोनेंट आएंगे। तो इन जनरल मैं उसे कैसे लिख सकता हूं? क्यू जे बराबर है डी बाई डी टी पार्शियल टी ओवर पार्शियल क्यू जे डॉट माइनस पार्शियल टी ओवर पार्शियल क्यू जे। अब आपने जो पढ़ी हुई है या हमने इस चीज को थोड़ा सा ज्यादा डिस्कस नहीं किया हुआ, यहाँ पे एल होता है, एल माइनस टी। याद है एल इज इक्वल होता है टी माइनस वी के तौर पे। अब अगर आपके पास वहां पे कोई पोटेंशियल में चेंज नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो इसका ना पोटेंशियल की चेंज हम नहीं देख रहे, तो वहां पे जो आपके पास टी के लिहाज से जो आप लैग्रांज इक्वेशन लिखते हो तो वो जनरलाइज फोर्स के बारे में आ जाता है। इसका लिंक मैं दे दूंगा लेक्चर का, जो हमने यहाँ पे जिसके बारे में ये डिस्कस किया हुआ है, वहां पे आप ज्यादा डिटेल में से समझ सकते हैं। तो जनाब अब काइनेटिक एनर्जी बराबर है मेरे पास 1/2 mx डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर। अब मैं समझता हूं कि भाई आपके पास वेलोसिटी जो काइनेटिक एनर्जी है वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है, आपके कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंडेंट नहीं है। तो अगर मैं इस t को x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट या z कोऑर्डिनेट के लिहाज से डिफरेंशिएट करूंगा तो वो तो उस पर डिपेंड ही नहीं कर रही, जीरो हो जाएगा। इसी चीज को मैंने लिख दिया कि काइनेटिक एनर्जी x डॉट यानी डॉट वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है, ना कि आपके पास x पे डिपेंडेंट है। तो अब इसी लिहाज से फिर अगर मैं t को डिफरेंशिएट करता हूं, पार्शियल को डिफरेंशिएट करता हूं x डॉट के लिहाज से, तो यहां से 2 नीचे उतरेगा, 2 से कट जाएगा, m x डॉट आ जाएगा। सेम कंसेप्ट पे y के लिहाज से तो m y डॉट आ जाएगा। अब ये आपके पास जनरलाइज मोमेंटा का कंसेप्ट आ रहा है। याद है कॉनिकल मोमेंटा का टॉपिक हमने पढ़ा था, तो आपके पास वो यही टूल हासिल हो रहा था। ओके हो गया जनाब। अब अगेन मैंने काइनेटिक एनर्जी का टूल लिख दिया है। तो अब आपके पास पोटेंशियल एनर्जी अगर हम देखें तो V बराबर आ जाएगा किसके, V के भी 3 कंपोनेंट हो जाएंगे आपके पास। लैग्रांज
इक्वेशन आपके पास मैंने लिख दी, इसमें एल और टी दोनों की वैल्यूज प्लेस कर दिया। मेरे पास काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल भी है। पोटेंशियल भी मैंने कहा 3 कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंडेंट है। तो अब पहले मैं सिर्फ एक्स कंपोनेंट को, पहले एक कोऑर्डिनेट को फोकस करता हूं, ठीक है। तो बिल फर्स्ट पहला कोऑर्डिनेट है एक्स, तो मैं उसे क्यू, जो मेरे जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, उसे एक्स के बराबर मान लेता हूं। तो जनरलाइज आपके पास जो लैग्रांज इक्वेशन है वो क्या है, डी बाई डी टी पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू डॉट जे माइनस पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू जे। तो अब इस जगह पे क्यू जे की जगह मैंने एक्स लगा दिया, एक्स डॉट आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, वो इक्वेशन 4 बन चुकी है। तो अब जो इक्वेशन 3 में मेरे पास एल का फंक्शन है, इसका मतलब उस एल के फंक्शन को मुझे एक दफा पार्शियल एक्स डॉट के लिहाज से डिफरेंशिएट करना है और एक दफा एक्स के लिहाज से करना है। तो इस एल के फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं जनाब पहले एक्स डॉट के लिहाज से। तो यहाँ पे एक्स डॉट है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो सिर्फ एक ही फैक्टर हासिल होगा, तो वो 2 नीचे उतरेगा, एम एक्स डॉट आ गया, ओके हो गया। अब मुझे पार्शियल एल और पार्शियल एक्स चाहिए, तो इसका मुझे एक्स के लिहाज से डिफरेंशियल करना है। यहाँ पे तो एक्स कहीं पे भी नहीं है, यहाँ पे एक्स आ रहा है, यानी पोटेंशियल एक्स पे डिपेंडेंट है। तो पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स आ जाएगा, नेगेटिव 7 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि शुरू वाला फैक्टर तो 0 माइनस वी था ना, तो 0 माइनस पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स आ जाएगा। तो आप इसे ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल बोल सकते हैं, ओके होगी बात, नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है। अब दोनों वैल्यूज हैं, क्या ये दोनों वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 4 में प्लेस कर दें? तो जब आप इक्वेशन 4 में प्लेस करेंगे तो आप डी बाई डी टी इस पे अप्लाई करेंगे, तो ये डबल डॉट के साथ आ जाएगा, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव दूसरी तरफ जाएंगे, फिर नेगेटिव हो जाएगा। और ये हम जानते हैं फोर्स के बारे में होता है कि भाई आपके पास जो फोर्स होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल होता है, सॉरी ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल होता है। अब आपके पास ये इक्वेशन नंबर 5 आ गई, जो यहाँ पे मैंने बता दिया कि ये फोर्स के बराबर आ जाएगा, एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स जो आता है। इसी सोच पे हम क्या निकाल सकते हैं, वाई और जी कोऑर्डिनेट के लॉन्ग निकाल सकते हैं। तो वो जवाब यही आ जाएंगे, एम वाई डबल डॉट एफ आ जाएगा। मगर जब हम वाई कोऑर्डिनेट इस्तेमाल कर रहे होंगे तब मेरे पास जो लैग्रांज इक्वेशन होगी वो क्या होगी, डी बाई डी टी पार्शियल एल ओवर पार्शियल वाई डॉट माइनस पार्शियल एल ओवर पार्शियल वाई। तो इक्वेशन नंबर जो आपकी 3 है, अब इसको मुझे वाई के लिहाज से ट्रीट करना है, एक दफा जी के लिहाज से ट्रीट करना है, तो जवाब सारा वही पैटर्न रहेगा, तो आपके पास सिमेट्रिकली ये जवाब आ जाएगा। अब ये तो बिल्कुल वही चीज होगी, डबल डॉट का मतलब है एक्सेलरेशन। तो अब आपके पास ये एक तरह से जो ओरिजिनल इक्वेशन ऑफ मोशन है फिजिकल टू एम में, ये तो हमें वहीं तक ले गया। तो इसका मतलब जो लैग्रांज इक्वेशन है जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लगती है तो वो बेसिकली हमें फोर्स तक ही ले जाती है, ठीक होगी बात। अब जो हमने चीज देखनी है वो सिंगल पार्टिकल को स्पेस में देखना है प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट के तहत के अंदर। तो जब हम पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो आर और थीटा का जिक्र आता है। इसका मतलब कोई चीज आर के लॉन्ग मूव कर सकती है, थीटा के लॉन्ग मूव कर सकती है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए, 2 हो गए। तो इसका मतलब जनरलाइज कोऑर्डिनेट भी कितने चाहिए होंगे, 2। लैग्रांज इक्वेशन भी फिर कितनी बनेगी, 2। दोनों के गिर्द मुझे देखना पड़ेगा ना, दोनों कोऑर्डिनेट्स के गिर्द उस पर मोशन अप्लाई करके देखनी पड़ेगी। तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या है, आर थीटा को हम Q1 Q2 मान लेते हैं, ठीक होगी बात। यानी जनरलाइज कोऑर्डिनेट तो हमने Q1 Q2 के नाम से पढ़े हुए ना, तो Q1 को R मान लो, Q2 को थीटा मान लो, ओके होगी बात। तो जहां मुझे Q1 लगाना था मैं R लगा दूंगा, जहां Q2 लगाना था थीटा लगा दूंगा, आप उसको इक्विवेलेंट समझेंगे। अब आपके पास काइनेटिक एनर्जी मुझे चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी तक पहुंचने के लिए पहले मुझे कंपोनेंट तो पता हो, तो एक्स कंपोनेंट किसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, आर कॉस थीटा के। वाई कंपोनेंट किसके बराबर आ जाएगा, आर साइन थीटा के। अब मैं जानता हूं जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो आपके कोऑर्डिनेट पे डिपेंड नहीं करती, वो वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। तो इसका मतलब ये जो एक्स की इक्वेशन आई हुई है मुझे इसको वेलोसिटी बनाना है, तो मैंने क्या किया, पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल टी कर दिया, जिसे मैंने एक्स डॉट का नाम दे दिया। अब मैंने कैसे लिखा इसे, अब मेरे पास जो इक्वेशन 1 है इसमें दो एक तरह से वेरिएबल है, आर और थीटा। मैंने पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल टी था तो एक दफा आर से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, सेम एक तरह से थीटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, ताकि आर और थीटा का रोल मैं ला सकूं वहां पे। तो जनाबे वाला, क्या आप जानते हैं कि भाई आर को टी से जब आप डिफरेंशियल करोगे तो आर डॉट का कंसेप्ट आ जाएगा और पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल आर साथ लिखा जाएगा। इसी तरीके से पार्शियल थीटा ओवर पार्शियल टी को थीटा डॉट कह देंगे और पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल थीटा आ जाएगा। समझ आ गई बात।
अब आपके पास यहाँ पे x की वैल्यू मैं जानता हूँ, r cos थीटा है, y की वैल्यू मैं अभी x की वैल्यू लगा लेते हैं, y के लिए अभी देखते हैं, तो r cos थीटा आ जाएगा और r sin थीटा आ जाएगा। जब आप r के लिहाज से इसे डिफरेंशियल करोगे तो सिर्फ cos थीटा ही बचेगा ना, इधर आप थीटा के लिहाज से cos थीटा करोगे माइनस sin थीटा आ जाएगा। तो आपके पास रिमेनिंग फैक्टर देखो क्या आते हैं, यहाँ पे r डॉट पहले से था, पार्शियल r से खत्म हो जाएगा cos थीटा, यानी r डॉट cos थीटा आ जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ पे थीटा डॉट पहले से था, r बाहर आ जाएगा और cos थीटा की जगह माइनस sin थीटा आ जाएगा। तो आपके पास ये x डॉट आ गया, यानी वेलोसिटी आ गई अब आपके पास इन टर्म ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स। ओके हो गया। अब इसी तरीके से दोबारा मुझे y डॉट चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी के दो ही आपके कोऑर्डिनेट्स है ना, तो उसे दोनों के तहत आपने देखना है। तो आपने कहा y डॉट आ जाएगा पार्शियल y ओवर पार्शियल t, उसी तरीके से r से पार्शियल r पार से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, थीटा से भी मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब आपके पास सेम उसी पैटर्न पे एक r डॉट हो जाएगा, एक थीटा डॉट हो जाएगा। तो अब आप y की वैल्यू प्लेस कर दो, पार्शियल r से कट जाएगा तो r साइन थीटा बचेगा, थीटा डॉट बाहर है, साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, तो r थीटा डॉट कॉस थीटा आ जाएगा। तो अब आपके पास x डॉट भी अवेलेबल है, y डॉट भी अवेलेबल है। तो क्या ये दोनों वैल्यूज अब आप काइनेटिक एनर्जी के टूल में डाल सकते हैं, जो कि 1/2 mx डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर। तो जनाबे वाला ये दोनों वैल्यू जब आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अब आपके पास x डॉट का भी स्क्वायर है और y डॉट का भी स्क्वायर है, तो मैंने स्क्वायर लेके रख दिया। अब जब आप इसको स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का कंसेप्ट आ जाएगा, इसे ओपन करोगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का कंसेप्ट आ जाएगा। तो आपके पास जब आप इसे देखोगे ये प्लस में आ जाएगा, एक सेम आइडेंटिकल फैक्टर होंगे मगर साइन अपोजिट होंगे, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से एक फैक्टर में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें तो 1 आ जाएगा, तो रिमेनिंग फैक्टर क्या होगा r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। तो आपके पास सेम इस तरीके से भी आप cos स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इसमें से भी कॉमन ले सकते हैं। तो 1/2 m तो भी ब्रैकेट से बाहर है, तो क्या यहाँ पे r डॉट स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर बचेगा कॉमन लेने के बाद। तो आप वो सारे फैक्टर को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 1/2 m से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इक्वेशन 3 बन गई। तो जनाब अब आपके पास ये इक्वेशन 3 आ चुकी है। जनरलाइज फोर्स का कंसेप्ट हम दोबारा ला रहे हैं। तो अब आपने लिखा कि भाई आपके पास समेशन एफ आई पार्शियल आर आई पार्शियल क्यूजे और बराबर है कैपिटल क्यूजे के, जनरलाइज फोर्स का ये टूल है। तो अब आप चूंकि एक पार्टिकल को भी डील कर रहे हैं तो समेशन तो ढेर सारों के सम के लिए यूज होती है, तो मैं सिग्मा की नोटेशन खत्म कर दूंगा, तो इसे सादा लिख दूंगा कि आपके पास क्यूजे बराबर आ जाएगा जे फॉर इज द कोऑर्डिनेट, चूंकि दो कोऑर्डिनेट है ना आर और थीटा, तो इसलिए अभी मुझे मेंशन करने के लिए उसका सहारा लेना है। तो एफ जनरल कर दिया, पार्शियल आर मैंने जनरल कर दिया, पार्शियल क्यूजे इज इक्वल टू कैपिटल क्यूजे कर दिया, जनरलाइज फोर्स का टूल आ गया। अब अगर मैं सिर्फ आर कोऑर्डिनेट को देखूं तो क्यू के साथ देखो मैंने आर लगा दिया, तो क्या हमने पढ़ा था कि आपने जब ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पढ़ी थी आर को भी क्यू के प्लेस लाए थे, तो पार्शियल आर ओवर पार्शियल आर आ जाएगा। अब यहाँ पे ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, अब आपके पास यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में एक्स आई प्लस वाई जे आ जाएगा। क्या x की वैल्यू भी नाउन है, y की वैल्यू भी नाउन है, वो वैल्यू प्लेस कर देंगे तो r डिफरेंशियल करेंगे, r से कट जाएगा, रिमेनिंग फैक्टर सिर्फ cos थीटा i प्लस sin थीटा j बचेगा, जो कि अब आपके पास एक r यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन देगा आपको। तो इसका डॉट प्रोडक्ट जब आप लोगे तो आप कहोगे कि भाई अब आपके पास चूंकि दोनों की सिमत एक होगी, क्योंकि आप फोर्स का भी तो वही कंपोनेंट देख रहे हो ना जो आर के अलोंग आपको लेके जा रहा होगा, तो आर यूनिट वेक्टर भी उसी जानिब होगा, तो आपके पास थीटा 1 cos 0 1 आ जाएगा, आर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो सिर्फ एफ बचेगा, तो आप उसे एफ आर लिख दोगे कि जनरलाइज फोर्स आपके पास एफ आर के अकॉर्डिंग होगी फॉर आर कोऑर्डिनेट। फिर इसी तरीके से जब मैं थीटा कोऑर्डिनेट के लिए डिस्कस कर रहा हूँ तो उसी जनरलाइज फोर्स के फार्मूले को थीटा के अकॉर्डिंग लिख दिया, आर की वैल्यू उसी तरीके से प्लेस की, एक्स आई प्लस वाई जे, एक्स की वैल्यू लग गई आपने आर कॉस थीटा, वाई की वैल्यू लग गई आर साइन थीटा। यहाँ पे अब थीटा के लिहाज से आपने इसे डिफरेंशियल करना है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है, साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा थीटा के अकॉर्डिंग डिफरेंशियल करने से। आर आप कॉमन ले लो तो रिमेनिंग में माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा आई जे बचेगा, तो आप इसे थीटा यूनिट वेक्टर के तौर पे पढ़ते हैं। आपको पोलर कोऑर्डिनेट वाले टॉपिक में पढ़ाया था, उसका लिंक भी यहाँ पे शेयर कर दूंगा। तो ये थीटा यूनिट वेक्टर होगा, तो इसका मतलब अब आप इसे कैसे लिखने वाले हैं, एफ डॉट आर थीटा
यूनिट वेक्टर के तौर पे। तो अगेन अब आप वो फोर्स देख रहे हैं जो आपको थीटा के अकॉर्डिंग रोटेट करवाना चाहती है, ठीक है। तो अब इसका ना दोनों की डायरेक्शन तो सेम होगी, तो अब आप डॉट खत्म करेंगे तो आर तो कांस्टेंट के होने के नाते बाहर आ जाएगा, उसी तरीके से cos 0 1 हो जाएगा, थीटा यूनिट वेक्टर 1 होएगा, तो एफ बचेगा सिर्फ, तो एफ थीटा आपने कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपके पास इस पे वेक्टर सिंबल मैं खत्म कर देता हूं, तो अब आपके पास रिमेनिंग क्या आ जाएगा, आर एफ थीटा के तौर पे आ जाएगा। ओके हो गया जनाब। तो अब चूंकि लैग्रांज इक्वेशन में मुझे जाना है, क्योंकि काइनेटिक भी हमने देखना है, पोटेंशियल अब हमें नहीं दी गई, तो पोटेंशियल को फोर्स की लैंग्वेज में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि भाई आपके पास ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इक्विवेलेंट होता है फोर्स के बराबर, तो उस सेंस में हम सोच रहे हैं अब। तो अब आप जाते हैं जनरलाइज फोर्स का क्यू जे बराबर हो सकता है डी बाई डी टी पार्शियल टी ओवर पार्शियल क्यू डॉट जे माइनस क्यू टी पार्शियल टी ओवर पार्शियल क्यू जे। अब आपने क्या किया जनाब, क्यू आपके पास जो था ना उसको आपने फोर्स के बराबर लिया हुआ है, ये आपने कहा था कि क्यू आर बराबर है किसके, एफ आर के, तो वो आपने वैल्यू प्लेस कर दी यहाँ पे। तो अब आपका जो काइनेटिक एनर्जी का टूल बनाया था वो था 1/2 m r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट। तो अब आप इस काइनेटिक एनर्जी के टूल को पहले r डॉट के लिहाज से डिफरेंशियल कर लो, फिर r के लिहाज से डिफरेंशियल कर लो, उसकी वैल्यू इक्वेशन 6 में प्लेस कर दो। तो अब आप जब वो वैल्यू इसको r डॉट के लिहाज से करोगे, r डॉट यहाँ पे नहीं है, 2 नीचे उतरेगा, m r डॉट बचेगा। यहाँ पे जब आप आर के लिहाज से करोगे तो 2 फिर नीचे उतरेगा, ये तो 0 हो जाएगा ना, तो आपके पास एम आर थीटा डॉट स्क्वायर बच जाएगा। ये दोनों वैल्यूज उठा के इक्वेशन 6 में प्लेस कर दी। जब आपने इक्वेशन 6 में प्लेस की तो आपके पास डी बाई डी टी आ जाएगा किसके, एम आर माइनस एम आर थीटा डॉट की। जब इसका डिफरेंशियल करोगे एक डबल डॉट लग जाएगा इस पे। तो अब आपके पास अगर आप एम कॉमन ले लेते हो तो यहां से आर डबल आर माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, ये सेंटीमीटर एक्सेलरेशन बच जाता। मगर अगर आप इससे भी देखें तो ये सेंटीमीटर फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है अब आपके पास दिस फैक्टर। ठीक हो गया जनाब। तो अब अगर आप थीटा के लिए ये चाहते हो तो आपने अगेन प्रूव किया कि जनरलाइज फोर्स आपकी एफ थीटा के बराबर है। ठीक होगी। तो अब अगेन आपने भी जो काइनेटिक एनर्जी का टूल है दोबारा उसे देखना है। अब उसको अपने थीटा के लिहाज से, थीटा डॉट और थीटा के लिहाज से डिफरेंशियल करना है। तो आपके पास यहाँ पे पार्शियल टी ओवर पार्शियल थीटा, पार्शियल टी ओवर पार्शियल थीटा डॉट चाहिए। तो आपने काइनेटिक एनर्जी के टूल को थीटा डॉट और थीटा के लिहाज से डिफरेंशियल कर लिया। क्योंकि अब यहाँ पे थीटा कहीं पे है ही नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ थीटा डॉट है, तो इसका थीटा डॉट वाले का आंसर आएगा, थीटा का जो आंसर ही नहीं आएगा तो ये फैक्टर तो वैसे ही 0 हो जाएगा। इसकी वैल्यू हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। जब वैल्यू प्लेस करेंगे तो अब आपके पास इसे डिफरेंशियल करेंगे तो अब आप देखेंगे कि जनाब किस तौर पे m आपके पास अगर आप देखो तो ये आपका क्या बन गया था, l के तौर पे आ रहा था। ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बराबर थी किसके, l के। तो अब आपके पास ये चीज r जो था इस r थीटा डॉट के बराबर है। ये आपका टॉर्क कहा जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के तौर पे हम इसे देखते हैं। ठीक है, तो अब ये आपकी जो टर्म थी ये एंगुलर मोमेंटम को शो कर रही थी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इक्विवेलेंट आ जाता है किस चीज के, टॉर्क के। तो ये तो वही रिजल्ट आ गए जो हमने न्यूटोनियन मैकेनिक्स में पढ़े थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो एनर्जी के कंसेप्ट से चीजों को समझना शुरू किया तो अब हमारे पास रिजल्ट्स वही वेरीफाई हो रहे हैं जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स देती थी। तो ये कंपैरेटिवली आसान है आपके पास कि आप सिर्फ एनर्जी को डिस्कस करते हुए टारगेट तक पहुंच जाते हैं। ठीक है जनाब, तो सादा सा टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई कमेंट्स नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कोई डाउट हो तब भी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।